बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हम देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार केमिकल एंड इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों एक ही चैप्टर है। और अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों अलग अलग टॉपिक में आते हैं। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सिर्फ हम ये बात करेंगे इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर द आयन। When ions participate in equilibrium reaction, then it is called ionic equilibrium. बेटा ये देखो एक आयनिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, इसमें आपके आयंस आ गए। आयंस आपके प्रोडक्ट साइड आने चाहिए, रिएक्टेंट साइड आने चाहिए या दोनों साइड आने चाहिए, फर्क नहीं पड़ता है। इधर भी अगर आयंस आ गया तो समझो उसको बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, और अगर आयंस नहीं आते हैं, सिंपल आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे और यहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे। बेटा देखो ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे देखो सॉल्यूशन दो टाइप में कैसे डिवाइड किया हूँ। एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और एक होगा बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और ये दोनों वर्ड हम पूरे 2 साल तक किसी न किसी चैप्टर में यूज करते रहेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है समझते हैं। ठीक है, आपने कोई भी सब्सटेंस पानी में अगर डाल रहे हो, कोई भी सब्सटेंस बेटा अगर पानी में डाल दो, ठीक है, जैसे मान ले मैंने एग्जांपल दिया HCl। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस आप वाटर में डाल रहे हो और वो अपने आयंस में टूट गया, तो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये आपको टूट जाता है। तो पहले क्या था, बिफोर एडिंग इट इज वाटर, बट आफ्टर एडिंग ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हुआ, वाटर हैविंग आयंस, कैटायन और एनायन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, तो वाटर having the in the water presence of, कैसे लिखता हूँ, if in the water there is presence of ions, जिससे कैटायन और एनायन, then it is called electrolytic solution। then it is called electrolytic solution। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर पानी में कैटायन और एनायन प्रेजेंस है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, मतलब क्या समझते हैं, अभी सिर्फ समझना है, कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ जो पानी में आयंस होगा। ठीक है, इफ वाटर डजंट हैव ions, then it is called non इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे हम दोनों का एग्जांपल लेते हैं, NaCl इन वाटर, वाटर में Na प्लस Cl माइनस होगा, और इसमें लिख देंगे ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज उठता नहीं है, डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएगा, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएगा। सब्सटेंस बेटा आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सब्सटेंस, कैसे समझते हैं, देखो एक होगा वही मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि NaCl जो पूरी तरह टूट गया, और एक ग्लूकोज है जो टूटा नहीं, इस दोनों मैंने सॉल्यूशंस की बात की। अब सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस डाल रहे उसकी हम बात करें। ठीक है,
तो इसको हम बोले इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट NS, और एक होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो पानी में टूट जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस विच डिस्टोइक। क्वेश्चन आएगा कि सर ये सिर्फ आप वाटर के लिए बता रहे हो, तो यस, सिर्फ वाटर के लिए ही बता रहा हूं। डिसोसिएट इनटू वाटर is called electrolytes, and the substance which doesn't dissociate in water या into water is non electrolyte। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिंपल NaCl, और इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। और पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा देखो, मैंने आपको बोला आपको इलेक्ट्रोलाइट ही पढ़ना है, मैं एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझते जाओ, कुछ नहीं लिखना, ध्यान दो। जो भी वीक एसिड है, एग्जाम्पल बहुत है, बताऊंगा। जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जो भी वीक बेस है, और जो भी सॉल्ट है, बस यही चीज आपको पढ़ने पूरे चैप्टर। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्दर हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, समझना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले समझ लो क्लियर। जो स्ट्रॉन्ग मतलब समझ में आ रहा है, जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए। द रिएक्टेंट या जो सब्सटेंस which completely dissociate, जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट्स, completely dissociates in water, जो पूरी तरह से टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और जो सब्सटेंस पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता उसको बोलते हैं वीक। The reactant or substance which does not completely dissociate, which does not completely dissociate। अब बेटा देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे का मतलब क्या हुआ समझते। जैसे कि अगर मान ले मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूँ, क्या समझना, अल्फा। ये क्या था? डिग्री, डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपका क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? 100%, मतलब पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा। और इसमें जो अल्फा होगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वो लेस देन 1%, मतलब 1% से भी रिएक्टेंट कम टूटेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अप्रॉक्स 99% रिएक्टेंट रिमेन बच जाएगा। और इस केस में रिएक्टेंट जो होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, एकदम नहीं बचेगा। जैसे हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है। NaCl है, इसको आपने वाटर में डाला, ये बनेगा Na+ और Cl-। मान लेते सर कंसंट्रेशन A 0 टाइम t इक्वल टू 0 पे, और टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये 0 हो जाएगा। और ये A क्यों? क्योंकि पूरा कंप्लीट डिसोसिएट हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन वीक में ऐसा नहीं होगा। अगर मान ले मैंने कुछ लिखा है CH3COOH, एग्जाम्पल इसका यहाँ लिख रहा हूँ, और ये बूटा CH3CO- और H+ नहीं, ये एसिटिक एसिड है, लेकिन है।
टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ए जीरो जीरो, और जो आप आज तक करते आ रहे हो इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स एक्स एक्स, तो ये जितना है सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर ये पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, पूरी तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ओके। तो आपको जो इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो पूरे इस चैप्टर में देखना है, वो क्या देखना है, पूरा का पूरा वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है, क्योंकि आपको रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बचना चाहिए। देखो बेटा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टोटल डिपेंड कर रहा था अल्फा पे। अगर अल्फा आपका 100% है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर अल्फा लेस देन 1% है तो उसको हम बोलेंगे वीक। अब पूरे चैप्टर में आपको वीक के बारे में पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब हम अल्फा की बात करेंगे कि अल्फा और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब क्या बेटा, अल्फा लेस देन 1% है तो हम अल्फा को कैसे बढ़ा सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% तो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हो सकता है 50%, 40% कैसे ला सकते हैं, 30% कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब हम अब पढ़ने वाले अल्फा के बारे में, अल्फा कैसे क्या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डिपेंड्स ऑन, डिग्री किस किस फैक्टर्स पे अल्फा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे द फैक्टर्स on which degree of dissociation depends, depends, किसकी चीजों पे डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है बेटा। बेटा फर्स्ट है आपका कि अल्फा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कैसे, आप जो सब्सटेंस डाल रहे हो, जैसे आपने डाला NaCl, तो उसका अल्फा आपको पता है 100%। आपने डाला ग्लूकोज तो उसका अल्फा जीरो, वो टूटता ही नहीं है। आपने डाला वीक एसिड तो उसका अल्फा लेस देन 1%। तो ये क्या है, सब इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उस पर डिपेंड करेगा अल्फा, कैसे डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सेकेंड, ये आपके लिए एकदम नया चीज है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे, देखो बेटा, अगर आपने NaCl को वाटर में डाला, देखो इसमें क्या बोल रहा हूँ, मैं एक लाइन लिखाऊंगा, when we add NaCl in water, it completely dissociates. But when NaCl added to बेंजीन, आपको बेंजीन में डाल दो, बेंजीन, तो बेंजीन लिक्विड में डाल दो, देन NaCl does not dissociate, टूटेगा ही नहीं, टूटेगा कभी नहीं टूटेगा। NaCl does not dissociate, NaCl टूटेगा नहीं। तो जब आपको बेंजीन में डाल देंगे तो नहीं टूटेगा, वाटर में टूट जाएगा। तो हम बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेटा, नेक्स्ट किस पे डिपेंड करने वाला है, थर्ड, टेम्परेचर। कैसे, when we increase the temperature, the dissociation of weak electrolyte increases। समझने की कोशिश करिए,
बेटा यहाँ पर मैंने लिखा है डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोला हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो पानी में डालो फटाक सा टूट जाए पूरी तरह। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, जो नहीं टूटेगा, उसको आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें टूटना स्टार्ट हो जाएगा और वो टूटने लगेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट एज वी इंक्रीज द लेटिंग दिस। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जैसे डाइल्यूशन। आपको डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगा, वेरी वेरी, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है ये समझो। मैंने आपको थोड़ा बहुत किया है जब हम आपको कंसंट्रेशन पढ़ा रहे थे। डाइल्यूशन मतलब बाय ऑन एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ वाटर, हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि व्हेन द डाइल्यूशन ऑफ weak electrolytes take place, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट कर रहे, पानी डाल रहे हैं, देन degree of dissociation of weak electrolyte is increases। मतलब क्या बेटा देखो, अगर सपोज दैट समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, कोई वीक एसिड हम डाल देते हैं, एसिटिक एसिड, ये आप डाल रहे हो और ये 2 प्लस CH3CO माइनस H प्लस, इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं 2 लीटर, ठीक है। और ये जो टूटा है ना, मान लेते हैं ये टूटा होगा अल्फा इक्वल 0.1%। आपने क्या किया, इसमें 1 लीटर सिर्फ वाटर ऐड कर दिया, पानी बढ़ा दिया 3 लीटर हो गया प्लस। तो हो सकता है अल्फा की वैल्यू 0.1 से बढ़ करके 0.5 हो जाए। तो जैसे आप पानी डालोगे ना, तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बढ़ जाएगा, आयंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे होगा कि पानी डालेंगे और आयंस बढ़ जाएगा, तो इसको एक प्रूफ है जो हर बार आपको एग्जाम्स में कंपटीशन पूछा जाता है इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेटा एग्जांपल से बात करें, एसिटिक एसिड है, टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन 10 है, ये 0 है, और जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन 9.5, ये 0.5 है और ये 0.5, ओके, सेकंड नंबर बच गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने थोड़ा वाटर और ऐड कर दिया पूरे सॉल्यूशन में, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, क्लोज बीकर में हो रहा है, तो आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया 2 लीटर 1 लीटर जितना आपको, तो मैंने बोला कि आपको अल्फा बढ़ जाएगा। अल्फा बढ़ने का मतलब ये समझना समझना प्लीज कि प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन 0.5 हो सकता है 0.8 हो जाए, 0.8 हो जाए, और ये 9.2 हो जाए इक्विलिब्रियम पे व्हेन वी एडेड द वाटर। तो यही मैं बोला अल्फा बढ़ जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अगर हमने आपको आगे चैप्टर में बोला कि जैसे आपने अल्फा बढ़ाया ना, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब आपको ये देखना कि H प्लस का प्रोडक्ट में है जो बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्ट में होगा तो बढ़ेगा। एसिटेट आयन का CH3CO माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो आपको ये समझना है कि अल्फा बढ़ रहा है मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये क्लियर है बेटा। तो इस चीज को बेटा हम डाइल्यूशन इफेक्ट या फिर ओस्टवाल, इसका नाम है ओस्टवाल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसने ना बताया था कि डाइल्यूशन होने के बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर इसमें आया तो इसमें लिखेंगे क्या है कि दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। This law is only valid for weak electrolytes.
ठीक है, पहला तो ये हो गया। तो अब देखते हैं इसके प्रूफ को, देखते हैं कैसे वर्किंग इलेक्ट्रोलाइट। मान लेते हैं कोई बेटा AB नाम का सॉल्ट है या एसिड है, जो आपका मतलब AB एक इलेक्ट्रोलाइट है, सिंपल सी बात है, जो A प्लस और B माइनस में ब्रेक कर गया एक्वस मीडियम, और ये AB, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन है बेटा C, ये 0, और टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं ये C माइनस एक्स, ये x, ये x कंसंट्रेशन हो गया, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ना आपको अल्फा पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस अल्फा इक्वल टू x बाई सी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा c माइनस सी अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा, ये भी आपका इक्विलिब्रियम में हो गया अल्फा होगा। ना अब हम बात करते हैं इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है इसके बारे में, ठीक है। देखिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस, बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ AB। A को हमने क्या लिखा है, C अल्फा के टर्म में भी लिख सकते हैं, B भी C अल्फा डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा, ये k आ जाएगा। अब देखो अगर हम इसको गौर करेंगे तो ये C अल्फा स्क्वायर और डिवाइड बाय C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा है, और ये C कट जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। मैंने आपको बोला जब स्टार्ट किया कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा उसके लिए अल्फा लेस देन 1% होगा, मतलब अल्फा लेस देन 0.01, ठीक है। ओके, तो बेटा अगर मान ले अल्फा आपका लेस देन 0.01 है, तो यहाँ पर जो लाइन लिखना होगा वो पूरे चैप्टर में यूज करूंगा, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिखूंगा। इसको मैं ब्लू कलर से कवर कर रहा हूँ। इस चीज मतलब क्या हुआ, 1 माइनस 0.01 कर दो या उससे भी कम कर दो तो 0.999 आएगा, तो 0.99 को मैंने ऑलमोस्ट 1 लिखा। अब ये चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट का पूरे चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं। देखो बेटा मैं ब्लू से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अलग k इक्वल टू, अब C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा को हमने 1 लिख लिया है, इसका मतलब हम लिखेंगे k इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, पहला स्टूडेंट ये, और यहाँ से अल्फा आएगा k अपॉन C रूट अंडर, ठीक है। अब समझते जाएंगे बेटा, C कंसंट्रेशन है, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इज हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यस। तो हम इसको एक इक्वेशन क्या लिखेंगे कि अल्फा इक्वल टू रूट अंडर के, और 1 देखो इसको हम लिखेंगे v 1 बाई सी हो जाएगा, तो 1 बाई सी को हम क्या लिख देंगे, इनटू, ठीक है। तो अब देखो v मतलब वॉल्यूम, अगर आपने तो अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम बढ़ाया, पानी डाला तो अल्फा बढ़ जाएगा। तो जैसे v बढ़ाओगे अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा मतलब a प्लस और b माइनस बढ़ेगा। तो बेटा आपको एक चीज फिक्स हो गया कि अल्फा इज रूट अंडर k बाई b, ठीक है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि अल्फा जो है रूट अंडर k इंटू b, जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाओगे आपका अल्फा बढ़ जाएगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाओगे अल्फा बढ़ जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस,
तो वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा? डाइल्यूट करके, पानी डाल करके। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन इंक्रीजेस। तो आपको दो चीज याद रखना, ये चीज है, और अल्फा इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी, इसे भी याद रखिएगा। कंसंट्रेशन का उल्टा मैंने वॉल्यूम कर दिया। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, एक दो बार क्वेश्चंस ग्राफ से भी आपको आया हुआ है, तो ग्राफ की बात करते हैं। किसकी ग्राफ? ग्राफ है आपका, ग्राफ ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड कंसंट्रेशंस, ठीक है। ग्राफ ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखिए ये आपका वाई एक्सिस है, जिसको हमने माना है अल्फा, और ये है कंसंट्रेशन रूट सी आपका है। अच्छा बेटा एक चीज तो फिक्स है ना, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपका, मैं बोल रहा देखो, ये आप जब आप इस तरफ बढ़, जब आप जीरो से राइट बढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है, और अगर लेफ्ट साइड बढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। अब बेटा देखो हम उसको ऐसे ढंग से समझेंगे कि आप अगर पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, तो कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम इधर जा रहे हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा, मतलब पानी हम ऐड करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, और इधर जाएंगे तो हमारा डाइल्यूशन कम होता जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अब इसी पे ग्राफ है, देखो बेटा, जब आपका कंसंट्रेशन कम होगा या वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, तो हम ऐसे जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। इस तरफ जाने का मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन कम होना, वॉल्यूम बढ़ना, डाइल्यूशन बढ़ना, और अल्फा बढ़ना। अब बताओ अल्फा कहां तक जाएगा मैक्सिमम वैल्यू? कि ये चीज है कि अल्फा बस 1 तक करना, बस यहाँ स्टॉप कर जाना। इस 1 का मतलब हुआ 100% डिसोसिएशन, 100%, ठीक है, इसका मतलब हुआ 100%, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैं दो तीन लाइन लिखूंगा कि एज कंसंट्रेशन increases, alpha decreases, as volume of solution increases, alpha increases.